वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का हम देखो डेली रूटीन में, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो आपको पता होगा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इवन के निडल, हम कुछ भी यूज़ करते हैं अगर मेडिकल फील्ड में, तो वो जो हमारी चीज़ें हैं, है ना, चाहे ग्लव्स हैं, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ वो क्या होना चाहिए, स्टराइल होना चाहिए, है ना। स्टेराइल वर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है मेडिकल फील्ड में। स्टेराइल का मतलब क्या है? स्टेराइल का मतलब है कि वो जो आर्टिकल है आपका, उस पे किसी भी तरह का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई भी जो कीटाणु है या जीवाणु है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए उस आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। नॉट ओनली बैक्टीरिया बट उनके जो स्पोर्स वगैरह भी होते हैं ना, जिनसे वो कि बन सकते हैं, आगे जाकर डेवलप हो सकते हैं, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए आपके आर्टिकल के ऊपर। तो हमारा जो टॉपिक है स्टरलाइजेशन, वो इन्हीं मेथड्स के ऊपर है कि हम कैसे कैसे हमारे जो मेडिको आर्टिकल्स हैं, मेडिकल की जो थिंग्स होती हैं हमारी, उनको हम कैसे जो है स्टराइल कर सकते हैं, कैसे उनको जो भी माइक्रोब्स हैं उनसे हम फ्री कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? स्टरलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस है जिससे हम किसी भी आर्टिकल को फ्री कर देते हैं, ठीक है। उस वो आर्टिकल हम बिल्कुल फ्री कर देते हैं, चाहे हम उसका सरफेस फ्री करें, चाहे हम उस मीडियम करें। दो तरीके देखो, अगर आपके पास मान लो ये कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि बॉक्स शेप में है ना, तो आप क्या करोगे, अगर ये बॉक्स किसी भी तरीके से मेडिकल फील्ड में यूज़ हो रहा है तो आप इसका सरफेस जो है, जो कि कॉन्टैक्ट में आता है, उसको स्टेराइल करोगे, ठीक है। अगर मान लो आप कोई लिक्विड यूज़ कर रहे हो मेडिकल फील्ड में, फॉर एग्जांपल हमारी मान लो सेलाइन ही है ना, नॉर्मल सेलाइन जो कि हम आईवी देते हैं पेशेंट को, कोई भी फ्लूइड, तो वो फ्लूइड वो क्या है, एक मीडियम है ना, तो मीडियम भी हम इसमें स्टेराइल करते हैं और सरफेसेस भी स्टेराइल करते हैं, ठीक है। तो कोई भी आर्टिकल हो, चाहे उसका सरफेस हमने करना हो चाहे मीडियम करना हो, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे इस प्रोसेस से। क्या किस चीज़ से फ्री करेंगे? सारे के सारे माइक्रोब्स से, जितने भी होते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव स्टेट में हो चाहे वो स्पोरिंग स्टेट में हो, है ना। वेजिटेटिव स्टेट क्या होती है? जैसे जो फुल ग्रोन बैक्टीरिया होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, वो वेजिटेटिव स्टेट्स हैं। एंड स्पोरिंग स्टेट क्या है? उनके एग्स कह सकते हो, जिनसे आगे जाके वो डेवलप हो सकते हैं ना। हो सकता है कि आपने जो सरफेस है वो, अगर मान लो सिर्फ बैक्टीरिया हटाए हैं, उनके स्पोर्स वो अभी भी प्रेजेंट है उस आर्टिकल के ऊपर, तो आप उसको नहीं कह सकते कि आपका आर्टिकल स्टेराइल है ना। स्टेराइल करने के लिए आपको दोनों जो फॉर्म्स है, बोथ फॉर्म्स, वेजिटेटिव फॉर्म एंड स्पोरिंग फॉर्म, दोनों को ही रिमूव करना पड़ता है या फिर किल करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मेथड। दो मेथड्स होते हैं स्टेराइल करने के, एक होते हैं फिजिकल एंड सेकंड होते हैं केमिकल मेथड्स, ठीक है। तो फिजिकल मेथड्स, आप ये जो मैंने बना रखा ना यहाँ पे, इसका फ्री फ्लो चार्ट बना रखा है, इसको आप बना लेना, बहुत ही इजी तरीके से फिर आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दो मेथड्स हैं, फिजिकल एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में दो तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले है हीट मेथड, देन रेडिएशन एंड देन फिल्टर यूज़ करते हैं। देखो फिजिकल में क्या होगा, देखो केमिकल का नाम ही बताता है कि इसमें तो हम केमिकल्स का यूज़ करेंगे। फिजिकल में हम जो फिजिकल, मतलब इसमें हम कोई केमिकल यूज़ नहीं करेंगे, उसके अलावा जैसे एयर हो गया, है ना, वाटर हो गया, ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे हम इसमें, ठीक है। या फिर रेडिएशंस हो गया, मतलब केमिकल नहीं है, उसके अलावा आप इसमें फ़िल्टर यूज़ कर रहे हो, जो भी फिज़िकल चीज़ें हैं उनसे आप इसको स्टाइल कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हीट मेथड, ठीक है। नॉर्मली भी आप देखते हो ना कि क्या करते थे पुराने, जो पुराना टाइम होता था ना, उसमें जैसे आप किसी डॉक्टर के पास मान लो वो लगवाने जाते थे, कोई भी टीका लगवाने जाते थे, तो वो क्या करते थे ना, पहले उस निडल को या उस सिरिंज को वो क्या करते थे, बॉयल किया करते थे और फिर उसी को दोबारा रीयूज करते थे, ठीक है। लेकिन ये मेथड प्रॉपर मेथड नहीं है स्टरलाइजेशन का, इसके बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, नुकसान होते हैं। अभी ये मेथड यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो हम वो क्या करते थे, बॉयल करते थे, मतलब बेसिकली एक तरह से वो हीट देते थे, ठीक है। हम भी क्या करते हैं, आप घरों में जब आप गद्दे वगैरह सुखाते हो तो आप क्या करते हो, सनलाइट में रख देते हैं हम अपने कपड़ों को, उससे क्या हो जाते हैं, हमारे कपड़े एक तरह से स्टेराइल हो जाते हैं। लेकिन मेडिकल में हम सिर्फ धूप में रखने से काम नहीं चलेगा, हमें जो है और भी ज़्यादा एक्सटेंसिव फॉर्म में या बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्म में जो है उसको हीट जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला मेथड होता है हीट की हेल्प से आप चीज़ों को स्टेराइल कर लो, ठीक है। अब हीट भी दो तरह की होती है, एक होती है ड्राई हीट, एक होती है मॉइस्ट हीट, है ना। ड्राई हीट में हम क्या करते हैं, एयर को ही बहुत ज़्यादा हीट करके हम उसकी हेल्प से स्टेराइल कर लेते हैं। जैसे कि फ्लेमिंग, इसमें क्या करते हैं कि फ्लेम निकलती है ना, जो
मतलब किसी भी गैस से, किसी भी बर्नर से, उसकी हेल्प से हमने स्टाइल कर लिया, जैसे कि हॉट एयर ओवन में, ठीक है। ये हम शार्प इंस्ट्रूमेंट्स के लिए करते हैं और इसके लिए लगभग 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है, और टेम्परेचर जो रहता है 160 से 180 डिग्री सेल्सियस तक हमारे उस हीट हॉट एयर ओवन में रहना चाहिए, ठीक है। देन आता है हमारा मॉइस्ट वाला, जिसमें हम मॉइस्ट हीट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम क्या बनाते हैं, स्टीम बनाते हैं, जैसे पानी बॉईल करा हमने, उससे जो स्टीम बनी, अब वो हमारी जो हीट है वो कैसी हो गई, मॉइस्ट हीट हो गई। तो उसकी हेल्प से हम जो है वो स्टाइल कर रहे हैं अपने आर्टिकल्स को। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि कुछ जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे आर्टिकल्स हैं, वो मॉइस्ट की वजह से क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पे हम मॉइस्ट वाला हीट मेथड यूज़ ना करके ये ड्राई हीट वाला मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आता है रेडिएशंस। 2 तरह के रेडिएशंस होते हैं, एक होते हैं आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग, डिटेल्स हम आगे में देखेंगे। और देन है फ़िल्टर्स, ठीक है। केमिकल्स में डिपेंड करता है कि कौन सा केमिकल आप यूज़ कर रहे हो। जैसे आप गैस फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, गैस में फॉर्मल्डिहाइड आता है, या फिर एल्डिहाइड यूज़ कर रहे हो, लिक्विड्स में आते हैं अल्कोहल। अल्कोहल स्वैप तो देखा ही होगा, डॉक्टर जब भी आपको आईवी लगाने लगता है, कोई भी सिरिंज लगाते हैं, या फिर बार-बार हमने कोविड के टाइम में भी बहुत सारे अल्कोहल स्वैप्स यूज़ किए हैं ना हाथों को स्टेराइल करने के लिए। डाइज़ यूज़ करते हैं हम, हैलोजन्स हैं, मेटालिक सॉल्ट्स हैं एंड सरफेस एक्टिव एजेंट्स। तो ये हो गए हमारे केमिकल मेथड। तो अब इनको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हॉट एयर ओवन। ये ड्राई हीट का पार्ट है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हॉट एयर चैम्बर, मतलब एक हमारे पास चैम्बर होता है, इसमें सिर्फ क्या होएगा, सिर्फ एयर होएगी, वो भी हीट करी हुई, ठीक है। इसमें कोई भी स्टीम नहीं है, कोई वाटर नहीं है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, आर्टिकल्स को प्लेस कर देंगे वन बाय वन करके, ठीक है। और इसको फिर हम इसका स्विच जो है वो ऑन कर देंगे, ठीक है। इसमें हम कौन से चीज़ों को स्टराइल करते हैं, जो कि हीट से, जो कि मॉइस्चर से डैमेज हो जाती हैं, उनके लिए हम उन आर्टिकल्स के लिए हॉट एयर ओवन जो है यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हर्ट लंग मशीन, या फिर ऑप्टिक लेंस आते हैं जैसे, है ना। और इसका टेम्परेचर वगैरह आप लर्न कर लेना कि 160 डिग्री सेल्सियस इस पे टेम्परेचर होना चाहिए। अब इसमें प्रिकॉशन लेने की क्या ज़रूरत होती है, इसमें प्रिकॉशन ये लेना चाहिए कि कभी भी ना चीज़ों को ओवरलोड नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जैसे इसमें, जैसे मान लो ये आपका हॉट एयर चैम्बर है, आपने बहुत ही यहाँ पे पास-पास में नहीं आर्टिकल रखने होते, उससे क्या होता है, हीट जो है ना वो क्या नहीं कर पाती, पेनिट्रेट नहीं कर पाती आर्टिकल्स में, और फिर वो अच्छे से स्टाइल नहीं होते। तो हमें लूज़ रखने होते हैं इसमें जो भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और जब ये स्टाइल हो जाएंगे, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो सबसे पहले चैम्बर को ठंडा होने देना है 2-3 घंटे, मतलब 2-3 घंटे या उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है समटाइम्स। तो इसको जब ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही आपने ओपन करके अपने जो आर्टिकल्स है वो निकालने हैं, अदरवाइज जो है वो बर्न हो सकता है ना। देन आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में भी ऐसे ही चैम्बर होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें हम वाटर की स्टीम यूज़ करते हैं, ठीक है। भाप जो होती है ना, भाप की मदद से हम जो है स्टराइल करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर, हम ये क्या क्या चीज़ें स्टाइल करते हैं, इसमें जो सर्जिकल ड्रेप्स आते हैं, जो हमारे सर्जरी से पहले जैसे कपड़े वगैरह डालते हैं हम, वो, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली इसमें कर लेते हैं, जो कि डैमेज नहीं होते मॉइस्चर से, ठीक है। और ये जो ऑटोक्लेव होता है, सिंगल ड्रम भी अवेलेबल है, 2 ड्रम्स वाला भी अवेलेबल होता है, लार्ज साइज़ वाला ऑटोक्लेव भी अवेलेबल होता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि इसमें स्टीम होती है, भाप होती है, वो भी हाई प्रेशर में, ठीक है। और वो क्या कर देती है, स्ट्राइल कर देती है। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस, और इसको कम टाइम लगता है हॉट एयर ओवन के कंपैरिजन में, 15 टू 45 मिनट्स ओनली। और प्रेशर जो है वो 5 पाउंड्स का रहता है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम किस किस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे निडल्स को, लिलन को, गाउन्स को, मास्क, स्वैब, सिरिंजेस, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए करते हैं। प्रिकॉशन क्या होता है, अब इसमें भी सेम ही प्रिकॉशन है कि मटेरियल्स जो है वो लूजली पैक करने हैं, ताकि पेनिट्रेट कर सके, है ना, जो स्टीम है, भाप है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो ये जो मेथड होता है, मटेरियल्स जो लॉन्ग टाइम लेते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, उनको अपर पार्ट में रखना चाहिए, क्योंकि अपर पार्ट में जो स्टीम है वो जल्दी पेनिट्रेट करती है। अब देखो, मान लो ये आपका ड्रम है, ठीक है, ऑटोक्लेव वाला। जिन चीज़ों को तो कम टाइम लगता है स्टराइल होने में, वो आपने नीचे रख देनी है, जिनको ज़्यादा टाइम लगता है वो आपने ऊपर रख देनी है, क्योंकि अब क्या निकलेगी, यहाँ से स्टीम निकलेगी। स्टीम क्या होती है, हल्की होती है, हल्की होने की वजह से वो पहले ऊपर वाले पार्ट में जाके पेनिट्रेट करती है, ठीक है। तो जो लॉन्ग टाइम लेते हैं ना, ऐसे आर्टिकल्स को आपको ऊपर वाले पार्ट में प्लेस करना है, और जो कम टाइम लेते हैं उनको नीचे वाले पार्ट में प्लेस करना है। दूसरा ये है
कि अ, हर एक जो आर्टिकल आप रख रहे हो ना इसमें, ऐसे नहीं कि सारे आर्टिकल्स को एक ही टाइम पे आप रख दोगे, लाइक गाउन भी रख दिया आपने, ग्लव्स भी रख दिए, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, कुछ को कम टाइम चाहिए होता है ना? तो वो चीज़ का ध्यान रखते हुए आपने इसको प्लेस करनी है चीज़ें, मतलब जिनका सेम सेम टाइम है। मान लो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि 20 मिनट्स तक में ही हो जाएंगी स्टेराइल, तो उनको साथ में रख दो। जिनको 1 घंटा लगेगा, पूरे 45 मिनट लगेंगे, उनको आप एक साथ रख दो, है ना? इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन हमारा थर्ड मेथड आता है व्हिच इज़ बॉइलिंग, ठीक है? बॉइलिंग तो हम घर में भी करते ही हैं। जैसे कुछ बोलते हैं ना कि पानी को भी स्टेराइल करके पीते हैं, हम बॉयल करके पीते हैं जब पानी जो है वो सही नहीं होता या आरओ नहीं लगा होता उस टाइम पे। तो इसमें क्या है कि इंस्ट्रूमेंट्स को हम बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल देते हैं। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और एटलीस्ट 10 मिनट के लिए हमें बॉयल करना होता है ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए। अब इसके एडवांटेजेस ये है कि सिंपल है, इकोनॉमिक मेथड है, मतलब कोई खर्चा नहीं आ रहा आपका, और बहुत ईजीली आप इसको कर सकते हो, है ना? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, आप गैस चूल्हा जैसे भी जला के कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये शार्प इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ आप नहीं कर सकते, और दूसरी चीज़, बॉइलिंग टेम्परेचर जो है ये कम टेम्परेचर है स्टरलाइजेशन के लिए, तो बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे स्पोर्स ऐसे हैं जो कि इस टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर जाते हैं, मतलब इतनी हीट देने के बाद भी वो जिंदा ही रहते हैं, है ना? और तीसरी चीज़ क्या है, क्योंकि हम इसमें वाटर यूज़ करेंगे तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे मॉइस्चर से डैमेज हो जाते हैं वो डैमेज हो जाएंगे, है ना? तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। देन हमारा आता है रेडिएशन। रेडिएशन दो तरह की होती है, एक होती है आयोनाइजिंग, एक होती है नॉन आयोनाइजिंग, ठीक है? आयोनाइजिंग में आती है हमारे एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ठीक है? जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं ये हमारे डीएनए के लिए खतरनाक होती हैं, और जो नॉन आयोनाइजिंग होते हैं ये खतरनाक नहीं होती हमारे डीएनए के लिए, ये कोई नुकसान जो है वो नहीं करती, जैसे इंफ्रारेड यूवी रेज वगैरह, है ना? तो इसमें हम क्या करते हैं, गामा रेज और एक्स रेज वगैरह को अगर आप यूज़ करोगे, किसमें यूज़ करते हैं हम, जैसे आईवी सेट हो गए, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सेट होते हैं जो स्कैल्प वेन होते हैं, उनको हम आयोनाइजिंग से करते हैं। और जो नॉन आयोनाइजिंग हमने कब करना होता है, जब हमारे पास बहुत सारा, मतलब रैपिडली करना है और हमारे पास बहुत सारी सिरिंजेस वगैरह को करना है ना, तब हम ये वाला पार्ट जो है वो यूज़ करते हैं। और यूवी रेज को हम, जैसे ऑपरेशन थिएटर होता है ना, उनको स्टेराइल करने के लिए वहाँ पे यूवी रेज को छोड़, मतलब जो छोड़ते हैं ना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, वो पूरा जो कमरा होता है ऑपरेशन थिएटर का उसको स्टेराइल कर देते हैं, ठीक है? अब इसके एडवांटेजेस क्या है रेडिएशन के, देखो इसके बहुत, मतलब अच्छे हैं, अच्छा लगता है मुझे ये वाला मेथड। क्यों? इससे आप पहले तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम कर सकते हैं स्टेराइल, जैसे कैथेटर, जो रबड़ वाले होते हैं ना, कैथेटर हो गए, ग्लव्स हो गए, निडल्स हो गया, जो ज़्यादा हीट जो है वो उनको स्टैंड, मतलब ज़्यादा हीट नहीं झेल सकते, जो ज़्यादा हीट से इंस्ट्रूमेंट्स ख़राब हो जाते हैं ना, उनके लिए आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और इसमें क्या चीज़ होती है ना कि जो पैक्ड चीज़ें होती हैं वो भी आप स्टेराइल कर लेते हो। अब जैसे हमारे पास जो भी वेन सेट वगैरह आते हैं, या फिर जो भी मतलब जो भी, मतलब कवर्ड है चीज़, पैक्ड है ना? उसको आप उस पैक के अंदर ही रख के, मतलब विदाउट उसको ओपन करे आप इसमें स्टेराइल कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो रेडिएशंस होते हैं ना, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन्स में ही ट्रैवल करती हैं। तो अगर आपने कोई टेढ़ा रख रखा है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, तो वो स्टेराइल ही नहीं होगा, ठीक है? और ये लिक्विड्स को पेनिट्रेट नहीं करती, तो कोई भी अगर आपने लिक्विड आर्टिकल अगर आप करोगे ना इसकी हेल्प से, अगर आप चाहोगे कि स्टेराइल कर दो, वो नहीं हो पाएगा। और ये एक्सपेंसिव मेथड है। और स्किन के लिए भी, जैसे मैंने बताया ना कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस हार्मफुल होती हैं स्किन के लिए, इससे कैंसर या फिर कंजक्टिवाइटिस वगैरह हो सकता है ना? तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। देन हमारा लास्ट जो फिजिकल मेथड में आता है वो आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आपको पता ही है, फिल्टर्स होते हैं, ठीक है? फिल्टर्स में क्या करते हैं हम, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं, जैसे छाननी लेके हम किसी, जैसे चाय पत्ती नहीं छानते हैं, वैसे ही फिल्ट्रेशन का वही काम होता है कि ये लिक्विड से बैक्टीरिया को या फिर लार्ज पार्टिकल्स को सिर्फ रिमूव कर देते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन एक बड़ा वाला मॉलिक्यूल होता है उस चीज़ के लिए, ठीक है? लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि वायरसेस और स्पोर्स जो पतले होते हैं, छोटे होते हैं, वो उसमें से फिर भी पास डाउन कर जाएंगे, है ना? तो इतना एफिशिएंट मेथड जो है ये नहीं है, ठीक है? देन आते हैं हमारे केमिकल मेथड। ऑब्वियसली हम इसमें क्या कर रहे हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, हम घर में भी डिसइंफेक्ट, जैसे हार्पिक वगैरह यूज़ करते हैं या फिर फिनॉल यूज़ करते हैं ना, घर पे पोछा लगाने के लिए या फ्लोर को साफ करने के लिए, तो वो भी केमिकल्स ही हैं, ठीक है? उनको डिसइंफेक्टेंट भी कह सकते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए होते हैं, ठीक है?
और जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपका केमिकल उतना ही कम टाइम लगेगा उसको डिसइंफेक्शन करने के लिए, ठीक है। अब ये केमिकल्स करते क्या है, ये जैसे मान लो ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर कुछ प्रोटीन्स रहेंगे। अब जब भी ये केमिकल के कांटेक्ट में आएगा, मान लो ये केमिकल के कांटेक्ट में आ गया, तो इसके जो प्रोटीन्स है ना ये क्या कर जाएंगे, खराब हो जाएगा इसका प्रोटीन और कोएगुलेशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। देन एडवांटेजेस क्या है केमिकल मेथड के, कि ये भी इजी मेथड है, ठीक है। और इससे आप जो हीट की वजह से या कर डैमेज हो जाते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स, उनको आप स्टेराइल कर सकते हो। साथ में ये इतना एक्सपेंसिव मेथड भी नहीं है ना, लेकिन ये सारे माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता, लाइक कुछ स्पोर्स फिर भी रह जाते हैं, और अगर केमिकल स्किन के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो इंजरी भी कर सकता है ना, और कुछ आर्टिकल्स को डैमेज भी कर सकता है। अब किस आर्टिकल के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट आपने यूज़ करना है ना, जैसे अगर ग्लव्स को डिसइंफेक्ट करना है तो कौन सा यूज़ करना है, फ्लोर को करना है तो कौन सा केमिकल यूज़ करोगे, वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ आर्टिकल कौन सा है, फिर केमिकल की स्ट्रेंथ कितनी है, कितना पावरफुल है वो, है ना, कितने टाइम में आपको उसको स्टेराइल करना है, आपके पास कितनी कॉस्ट है ना, और नेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रोब्स जो हैं वो उस आर्टिकल के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। देन हमारा आता है गैस स्टरलाइजेशन या फिर फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हो ना तो वहाँ पे आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारा इमरजेंसी रूम है, वहाँ पे फ्यूमिगेशन कर देते हैं। अच्छा, फ्यूमिगेशन हम घर में जैसे वो नहीं करते हैं, धूना देते हैं, है ना, या धूप लगाते हैं हम, वो भी धूप लगाना भी एक तरह का फ्यूमिगेशन ही है। हम क्या कहते हैं, भाप दे देते हैं जो कि बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है ना। तो फ्यूमिगेशन में हम क्या करते हैं, फॉर्मेलिन या फिर इथिलीन ऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं। वो क्या करती है, जो भी मतलब बेड वगैरह होते हैं जैसे आईसीयू में, इमरजेंसी में, सभी जगह जाके उनको माइक्रोब्स जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। लेकिन फ्यूमिगेशन एक लंबा प्रोसेस है, पहली बात, है ना, और दूसरी इसमें स्मेल भी आती है, पंजेंट स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आती है, मतलब जब आपने फ्यूमिगेट किया ना उस कमरे में तो आप मतलब जा नहीं सकते हो, एटलीस्ट 10 घंटे के लिए तो नहीं जा सकते, है ना। और ये इरिटेशन करता है, आईज से पानी आने लग जाता है ना, स्किन पे भी अफेक्ट करता है। और इसको 24 आवर्स तो उसके बाद हमें रूम खोल के रखना पड़ता है, ताकि जो गैस है वो पूरी निकल जाए और आप कंफर्टेबली उस रूम में, जो भी वो आईसीयू इमरजेंसी रूम है, वहाँ पे बैठ सको, ठीक है। यूजेस क्या है इसके, इसको हम, वही मैंने बताया ना, कि ओटी को, जैसे ऑपरेशन थिएटर को या इमरजेंसी को, या फिर जो बड़ी मशीन्स होती हैं, हार्ट लंग मशीन, ऑप्टिकल लेंसेज, इन चीज़ों को स्टराइल करने के लिए हम जो है ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाना तो आप इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आपको पर्टिकुलरली पढ़ना हो आपके खुद के लिए तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइज़।